हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहां स्थित था? सही जवाब है पाटलिपुत्र। देखिए, चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। 42 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? सही जवाब है छप्पड़क, सी ऑप्शन। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट जो है महाकवि कालिदास थे, जबकि छप्पड़क रत्न फलित ज्योतिषी थे। 43 नंबर प्रश्न है, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में कालिदास थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सही जवाब है आर्यभट्ट, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। 45 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? सही जवाब है दिनार, बी ऑप्शन। देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का जो है प्रयोग करते थे। 46 नंबर प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है दिनार। जो गुप्त के समय में स्वर्ण मुद्रा था, इसको दिनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा थी, इनका नाम था क्या? रूपक, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। गुप्त शासकों के सिक्के पर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में जो है यह जो सिक्के हैं पाए गए हैं। उड़ीसा यानी ओडिशा जो अब का नाम है। तो गुप्त शासकों के जो सिक्के हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में जो है ये सिक्के पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति जो स्थल है वह है राजस्थान का भरतपुर, और इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच के द्वारा जो है सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त के द्वारा भी जो है कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो सही जवाब है प्राकृतिक बोलते थे, यानी बी ऑप्शन। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 50,
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? तो एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरण से प्राप्त होता है और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, ध्यान रखिएगा, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का इसमें उल्लेख है। 51 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? सही जवाब है चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त संवत का जो प्रवर्तक है चंद्रगुप्त प्रथम थे, याद रखिएगा, और इसकी प्रारंभ जो तिथि है 319 ईस्वी है। 52 है, सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अशोक जो है इनका संबंध किससे है? तो अशोक का प्रियदर्शिनी से है, प्रियदर्शिन यानी 1 का 2। समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो सही जवाब है पर क्रमांक। चंद्रगुप्त सेकंड का संबंध किससे है? तो सही जवाब है विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त का जो संबंध है वह है क्रमादित्य। इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। अशोक का संबंध प्रियदर्शन से है, समुद्रगुप्त का संबंध पर क्रमांक से है, चंद्रगुप्त सेकंड का विक्रमादित्य से है और स्कंदगुप्त का संबंध क्रमादित्य से है। 53 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही जवाब है गुप्त काल, ए ऑप्शन। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसन में जो है पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर और कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 54 है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही जवाब है गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उसे स्पष्ट हो जाता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग का कहा जाता है? प्राचीन काल में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा गुप्त। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग, याद रखिएगा, क्लासिक एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार है। महान सम्राटों का यह काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल के कारण जो है इसे क्या गुप्त काल को, इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? तो सही जवाब है, देखिए सही जवाब इनमें से किसी में भी नहीं। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर अगर बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। 57 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। सही जवाब है उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः
षष्ठांश तक होता था, यानी गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या इसे उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। तो षष्ठांश तक होता था, यानी छठा भाग होता था। याद रखिएगा, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है 1/6 भाग है, यानी उपज का छठा भाग। 59 है, हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि के द्वारा जो है मान्य कर जो था वो था उपज का छठा भाग, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अपरहत बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि जो है अपरहत कहा जाता था इसको। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए, वह भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का जो है एक पद है, एक टर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 61, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं या निर्दिष्ट करते हैं? तो सही जवाब है भूमाप। क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भूमाप को। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुलियावाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की एक इकाई थी। 62 है, गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सही जवाब है ब्राह्मणों को, सी ऑप्शन। देखिए, गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? अग्रहार। ऐसे भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। 63 है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वेदक भागम कहा जाता था। ए ऑप्शन सही जवाब है। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। 64 है, तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तीसरी शताब्दी में वारांगल जो है लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। एक ही लाइन है, ध्यान रखिएगा। और 65 है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदुरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। किसके लिए विख्यात थे? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के संदर्भ में। देखिए, घंटासाला, कदुरा और चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटासाला एवं कदुरा जहां पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। 66 है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सही जवाब है हूण, बी ऑप्शन। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। 67 है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था?
निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? सही जवाब है यशोधर्मन, बी ऑप्शन। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन के द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। 68 है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, सही जवाब है सुंग यून। देखिए, चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 69। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी आपको बताना है, समय उसका क्या है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, चीनी यात्री सुंग यून ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। दिए गए विकल्प में ए जो है इसका निकटतम सही जवाब है। 70 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित कूटों का जो है इस आधार पे जो है उत्तर दीजिए। पहला है, जो पहला कथन है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, क्या यह सही है? तो देखिए, इसका सही जवाब है यह सही है। दूसरा कथन है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, क्या यह सही है? यह सही नहीं है। तीसरा सही है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को जो है विस्तारित किया था। पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, याद रखिएगा, राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में जो है विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया और गुप्त प्रशासन का जो स्वरूप था वो केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। देखिए, गुप्त राजा अनेक छोटी राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इसलिए पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 71 है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बलात् श्रम के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है। दूसरा है यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरा, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। और चौथा है मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में जो है भेज दिया जाता था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी जो गुहालेख है, उदयगिरी गुहालेख प्रभावती गुप्ता के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विशिष्ट बेगार बलात्श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों और कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जैसा नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर जो है लागू होती थी। 72 है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल ऑरिजिनेटेड हुआ था। कहां पे उद्भूत हुआ था? कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। डी ऑप्शन। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान, इसके बाद यूरोप में यह पहुंचा। यह जो खेल है भारत से ईरान, ईरान के बाद
यूरोप में यह खेल जो है पहुंच गया। 73 है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, क्या था आपको बताना है। सही जवाब है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के विषय में जो है रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्य और पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। 74 है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सही जवाब है कपिल, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। 75 है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसका सही जवाब होगा सांख्य दर्शन। याद रखिएगा सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन। 76 है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब है कपिल के द्वारा। याद रखिएगा सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 77 नंबर, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो विचार करना है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। क्या यह सही है या गलत है? इसका सही जवाब दीजिए। दूसरा, देखिए पहला वैसे गलत है। दूसरा, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर जो है ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो आत्मज्ञान जो है मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन। देखिए सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। 78 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन 2, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें जो सही मतलब कि सत्य है वो है ए ऑप्शन। कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। 80 नंबर है, योग के आविष्कारक थे। योग के आविष्कारक थे पतंजलि, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? सही जवाब है अनुस्मृति, ए ऑप्शन। देखिए महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 82। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे?
सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग के, यानी सी ऑप्शन। देखिए महाभारत के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और इनका समय है 184 से 148 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, जो पतंजलि के महाभारत के लेखक पतंजलि जो है शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 83 नंबर है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो गंगेश और उदयन। बी और डी दोनों सही है। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, इसका संस्थापक मानते हैं। 84 है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है चरवाक की, यानी डी ऑप्शन। देखिए भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का जो आदर्श है वह जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। तो याद रखिएगा। 85 है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी चरवाक, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी सांख्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चरवाक, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, इसके बारे में दिया गया है तो रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ जो है अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है, और भट्टा मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। ठीक है, और इन सब के विपरीत चरवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। 86 है, अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? वह आपका काम, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, चरवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चरवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चरवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। 87 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, बी ऑप्शन। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। 88 है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के कौन संस्थापक थे? सही जवाब है गौतम, सी ऑप्शन। इसके बाद 89 है। 89 में पूछा गया न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो सेम जवाब गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, रिपीटेड क्वेश्चन है तो सेम जवाब होगा गौतम। याद रखिएगा, न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है गौतम थे। सांख्य दर्शन का कपिल, वैशेषिक का कणाद और मीमांसा का जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे।
मीमांसा के प्रणेता थे कौन? तो जैमिनी, डी ऑप्शन। देखिए 92 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, ठीक है? तो मिलान करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो इसका सही जवाब है वो है आपका न्याय दर्शन का जो संबंध है वो है तार्किक चिंतन से। याद रखिएगा, न्याय दर्शन का संबंध तार्किक चिंतन से है। इसके बाद मीमांसा दर्शन जो है इसका संबंध वैदिक अनुष्ठान करना, ठीक है? सांख्य दर्शन का संबंध जो है वास्तविक ज्ञान का जो है अधिग्रहण से है, और आपका जो वेदांत दर्शन है आत्मज्ञान से है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो न्याय दर्शन है इसका संबंध है तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन का संबंध आत्मज्ञान से है। सर दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनीय, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वदरायण, वैशेषिक दर्शन के उलुक कणाद मुनि, और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। याद रखिएगा 93 है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, बी ऑप्शन। देखिए कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का जो है खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। 94 है निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? किस दर्शन का मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है? सही जवाब है मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है, और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर जो है विचार किया गया है। 95 है अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, डी ऑप्शन। देखिए अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं था। 96 है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही जवाब है वैशेषिक, डी ऑप्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है। महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। 97 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? वो है आपका बताइए लोकायत और कपालिक, सी ऑप्शन। देखिए मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता कपिल, पतंजलि, गौतम, कर्णाद, जैमिनी और वदरायण थे, जबकि लोकायत और कपालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। 98 है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो चरवाक को। देखिए चरवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। 99 अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र का उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 शंकर के दर्शन को कहा जाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो अद्वैतवाद। 101 प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है?
प्रछन्न बौद्ध, जो प्रछन्न बौद्ध हैं, किसे कहा जाता है? तो शंकर को। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। 102 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? सही जवाब है ज्ञान, ए ऑप्शन। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय नित्य नित्य वस्तुएं विवेक यहा मूत्राथर भोग विराग जो है सम दमादि साधन सम्मत एवं मुछु छुत्व से युक्त है। जबकि वैशिष्ट द्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। 103 है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वह आपका अभिनव गुप्त, बी ऑप्शन। इनका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं। जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का अद्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 104 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 के साथ आप मिलान करिए। विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है इसका संबंध किससे है? तो आपको मालूम है 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78। गुप्त संवत्सर जो है इसका संबंध किससे है? तो सही जवाब है, बताइए, 320 ईस्वी। और जो कली संवत्सर है यह है 3102 ईस्वी पूर्व, यानी इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है और इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की जो स्थापना है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319-20 ईस्वी में की थी और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों कथन सत्य है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो विक्रम संवत का जो समय है आपको मालूम है 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व। शक संवत का समय है 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के आरंभ 319 ईस्वी से है और साथ ही 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत के सिंध प्रांत को जो है अधिकृत कर लिया गया था। परंतु भारत में मुसलमान शासन का जो युग है मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है विजय 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख जो है शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष वह कौन सा होगा? तो कैसे निकालना आपको मालूम है। देखिए, शक संवत का जो प्रारंभ है 78 ईस्वी से माना जाता है, ध्यान रखिएगा, और विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वह 57 या 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें 465 में 78
और 58 को जोड़ना होगा। 465, 58 जो है आपका मालूम है विक्रम संवत, और जो 78 है शक संवत, इसको जोड़ देंगे तो विक्रम संवत प्राप्त होगा 601 विक्रम संवत। 107 में उसी तरह प्रश्न पूछे गए हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो तुल्य वर्ष क्या है, देखिए आपको जो है 556 में क्या करना है, 58 को जोड़ देना है तो 634 ईस्वी होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक थे, इनका मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। सी ऑप्शन। देखिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारों ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झुंसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? तो सही जवाब है कनौज। देखिए मौखरी जो थे गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कनौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा थे। 110 नंबर है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? सही जवाब है कलहण। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है इसके दरबार कवि कौन थे? बाणभट्ट। इनके कृति जो है हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट की जो कृति है हर्ष चरित्र है, और इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं जो है कलहण कृति राजत रंगड़ी में भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व काल के हैं। 111 हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको मालूम है हर्ष चरित्र पुस्तक है, इसको किसने लिखी? तो बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 112 हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कहां पर? पाटलिपुत्र में, सॉरी कनौज में। कनौज में जो हर्ष साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कनौज थी, ध्यान रखिएगा। देखिए चीनी स्रोतों से प्राप्त होता है या पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। 113 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब है थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित कर ली थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। 114 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कनौज और प्रयाग में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कनौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था और इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित थे। 115 है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। सही जवाब है प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। 116 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए हर्ष के विजय के फलस्वरूप उसके राज के पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर मतलब कि अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और ऐसे स्थिति में दोनों के बीच युद्ध जो है असंभावी हो गया। नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिससे पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन सेकंड है इसकी ऐहोल प्रशस्ति एवं वेनसांग का विवरण जो है इस युद्ध के साक्ष्य हैं।
117 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। 118 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का जो वर्ष था वो कौन सा वर्ष था? चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का जो वर्ष था वो था 618 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। याद रखिएगा, हर्ष के विजय के फलस्वरूप उसके राज के पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज का विस्तार चाहता था और ऐसे स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अश्वभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। अल्टेयर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध जो है 630 से 634 के बीच हुआ या कभी हुआ था, और इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, और यह युद्ध जो है उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का एहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का जो समय है 618 ईस्वी मानना आधुनिक मतलब कि कह सकते अधिक युक्ति युक्त है। ठीक है। 119 से कवि वाण निवासी था। कवि वाण कहां का निवासी था आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कवि वाण निवासी था कहां का, तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दे रहा है कि पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी थानेश्वर का, ऑप्शन सी भोजपुर का, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाण भट्ट का जन्म जो है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था, और इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। 120 नंबर है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? सही जवाब है सम्राट हर्ष के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। 121 है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है ह्वेनसांग, बी ऑप्शन। 122 में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष के द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित तथा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। इसका सही जवाब है दूसरा और तीसरा, दोनों कथन सत्य है पहला को छोड़कर। देखिए ह्वेनसांग के अनुसार अगर बात करें तो सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार जो है चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था, और इस प्रकार पहला जो कथन है गलत है। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल विष आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, और उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन जो है प्राप्त होता था। 123 है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था और इसी के राज का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए जो है 629 ईस्वी में प्रस्थान किया, और 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वो वापस चीन पहुंचा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। 124 है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय
सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। याद रखिएगा। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण जो है वहां व्यापार मतलब की था, वह व्यापार ही जो था वहां के समृद्धि का प्रधान कारण था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं के व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कनौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। 125 से कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेष शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 126 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय में कहने का मतलब 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के जो कुलपति थे कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र। लगभग 1.5 वर्ष तक, यानी 1.5 वर्ष तक जो है वो नालंदा में निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। 127 है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का जो मुख्य कारण है वह है उसका क्या? उसकी रचना, सिउकी की रचना, डी ऑप्शन। 128 है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, सही जवाब है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सिउकी कहा जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध था। 129 है, सिउकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा ह्वेनसांग। आगे बढ़ते हैं। 130, चीनी यात्री एतसिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब? चीनी यात्री एतसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो देखिए 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के लेकर जो है यह विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 693-94 ईस्वी के लगभग यह सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। 131 है, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? सही जवाब विनिमय पत्र, सी ऑप्शन। देखिए, भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसे स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसे स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। 132 है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से। याद रखिएगा, इंतु तथा थियान्तु। 133 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, बताइए, मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो सही जवाब है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। 134 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार।
ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। 135 है, नालंदा कहां पर स्थित है? नालंदा कहां पर स्थित है आपको मालूम है, सही जवाब होगा बिहार। 136, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इसका सही जवाब होगा कनौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कनौज हो गया। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था, गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कनौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया और कनौज गंगा यमुना द्वाब में जो है स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। 137 है, कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण था, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 138 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, चीनी तीर्थयात्री फायान है, इसने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है न तो पहला और न दूसरा कथन सत्य है, डी ऑप्शन सही जवाब है। चीनी तीर्थयात्री फायान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद जो है उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जैद, अलमसूरी तथा अलबुर्नी ने किया है। दूसरा है, शामपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका जो जवाब है, इन दोनों में से जो कथन है कौन कौन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, दोनों कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है ह्वेनसांग, अबू जैद, अलमसूरी तथा अलबुर्नी ने किया है और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। 140 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तथ्य है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। दूसरा और तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बोध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ और राजपूत काल तक जो है यह आते आते समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपने शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगा। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण
सकुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं और इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान जो है ग्रहण कर लिया, याद रखिएगा। और इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। 141 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो संत शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, संत शंकराचार्य के बारे में जो कथन सही नहीं है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे गांव कलांडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्ध और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें धार्मिक जो है सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली और वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को जो है अद्वैत वेदांत के नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इनके जो दर्शन है अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका जो विवरण है याद रखिएगा, श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में है। श्रृंगेरी जो मठ है कर्नाटक दक्षिण में है, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा में जो पूरब में है, और जो चौथा है ज्योति मठ यानी जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर में। याद रखिएगा। 142 है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो केरल में। 143 है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। याद रखिएगा। 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर जो है 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। 4 धाम में देखिए बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं। तो 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। यदि शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 जो मठ हैं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 145 है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन का संबंध हर्ष से दिया गया है, सुमेलित नहीं है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट था। 146 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 146 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए, अमीर खुसरो, इनका संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। कालिदास का संबंध है किससे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड। हरिसेन का संबंध है समुद्रगुप्त से और वाणभट्ट का हर्षवर्धन से। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 147 आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। भोज का संबंध धार से है, दुर्गावती का गोंडवाना से है, समुद्रगुप्त का विदिशा और अशोक का संबंध उज्जैन से है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल, दूसरे तरफ वर्तमान राज्य दिए गए हैं। बताइए कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए, जो भिलसा है इसका संबंध मध्य प्रदेश से है और गिरनार का संबंध गुजरात से है। तो पहला और तीसरा सही जवाब है। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, गिरिनगर जो है गुजरात और थानेश्वर जो है हरियाणा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे
जो चीजें हैं अपडेट की जाती है, क्विज कराए जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र का जिन लोगों को पीडीएफ जरूरी है, घटना चक्र का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।